नमस्कार। जनता डायरी पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ये इतिहास कब बदला जाएगा पार्ट 2, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था। इतिहास हमें हमारे वर्तमान और भूतकाल को समझने में मदद करता है। इतिहास पढ़ने या जानने का यही उद्देश्य होता है कि भूतकाल में जो गलतियां हो चुकी हैं उन्हें भविष्य में न दोहराया जाए। लेकिन हम इतिहास से कोई सबक न लेते हुए बार बार उन्हीं गलतियों को दोहराते हैं जो भूतकाल में हो चुकी हैं। कहा जाता है कि इतिहास खुद को दोहराता है, लेकिन क्यों दोहराता है? क्योंकि हमने अपने भूतकाल से कुछ सीखा ही नहीं। वही गलतियां करते रहे तो इतिहास फिर दोहराया जाएगा, बार बार दोहराया जाएगा। इसलिए इतिहास से सबक लेने की आदत सीखनी चाहिए। आज हम मध्यकालीन इतिहास के कुछ ऐसे लोगों पर चर्चा करेंगे जो या तो बेवजह ज़्यादा महान घोषित कर दिए गए या जिनकी महानता को जानबूझकर छुपा दिया गया, क्योंकि वो उस समय सत्ता के नैरेटिव को सूट नहीं करता था। सबसे पहले चर्चा नालंदा विश्वविद्यालय की। एनसीईआरटी के 6th-7th क्लास की किताबों में 3 पंक्तियों में लिखा है कि 6वीं शताब्दी में प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय को आक्रमणकारियों ने जलाकर राख कर दिया, जिसमें वहाँ रखी सभी पुस्तकें नष्ट हो गई। बस समाप्त। क्या यही है नालंदा का सच? पूरे विश्व के नॉलेज सेंटर के रूप में विख्यात नालंदा, जहाँ कोरिया, जापान, इंडोनेशिया, चीन, तिब्बत और तुर्की से हजारों छात्र और अध्यापक पढ़ने पढ़ाने आते थे, जहाँ 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक थे, 3 लाख से अधिक पुस्तकें जो विज्ञान, शल्य चिकित्सा, खगोल विद्या, धार्मिक पांडुलिपियों, इतिहास आदि अनेक विषयों पर भारत की उपलब्धियों, सभ्यता व संस्कृत की अनूठी धरोहर थी। उन सब को एक बददिमाग सनकी मुस्लिम बख्तियार खिलजी ने मुस्लिम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए और भारतीय विद्या के उत्कर्ष से चिढ़ के नाते आग लगवा दी। कहा जाता है कि 3-4 महीने तक नालंदा विश्वविद्यालय जलता रहा। उस आग के साथ हमारा सदियों का सजोया अनूठा अलौकिक ज्ञान भी जलकर राख हो गया। उस विधर्मी बख्तियार खिलजी का नाम आज भी एनसीईआरटी की किताबों से गायब है और नालंदा के गौरव को 3 पंक्तियों में समेट दिया गया है। ऐसा क्यों? इसमें बदलाव कब आएगा? दूसरा विषय है अशोक महान का। आप सब ने अशोका द ग्रेट को ज़रूर पढ़ा होगा, लेकिन उनका सच कुछ और ही है। अशोक बेहद महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे। बिंदुसार के मरने के बाद उन्होंने अपने 99 कजिन भाइयों को गद्दी के लिए मार डाला। सिर्फ अपने एक सगे भाई टिस्सा को छोड़ दिया था, पता नहीं किस लिए। साथ ही इन भाइयों के साथ खड़े 500 से ज़्यादा जो इनके मददगार थे, जो इनके करीबी थे, वफादार थे, उन लोगों को अपने हाथों से कत्ल किया। तब 2070 ईसा पूर्व में अशोक राजा बने। इनके बारे में जितने भी दस्तावेज हैं उसमें इन्हें चंड अशोक या अशोक द क्रूएल के नाम से जाना जाता था, क्योंकि ये बेहद क्रूर और अलोकप्रिय थे। कलिंग युद्ध के कुछ वर्ष पूर्व ही इन्होंने बुद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। ऐसा पत्थर पे लिखा
अभिलेख आज भी मौजूद है। बौद्ध साहित्य में लिखा है कि कलिंग युद्ध के 10 वर्ष पूर्व से ही अशोक बौद्ध धर्म के संपर्क में थे और उसके रिचुअल्स को फॉलो करने लगे थे। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इन्होंने बहुत अत्याचार किए और सभी धर्मों के लोगों की हत्या की। बौद्ध अभिलेख अशोक वदन में बताया गया है कि कलिंग युद्ध के बाद भी अशोक ने अनेक नरसंहार किए, जिसमें जैनियों और आजीविका संप्रदाय के लोगों को अपना निशाना बनाया और मार डाला। कहा जाता है कि बंगाल में 18,000 आजीविका संप्रदाय के लोगों को अशोक ने मार डाला था। खून और लाशें देखकर हृदय परिवर्तन का एजेंडा अशोक पर फिट नहीं बैठता है। अशोक ने अपना प्रचार करने के लिए अपने शिलालेख खुदवाए तथा अपनी तारीफ में स्तूप बनवाए। मतलब उनका पीआर सिस्टम बहुत स्ट्रांग था, इसलिए उन्होंने अपने लिए बहुत व्यवस्था कर रखी थी। इसी जोर और जबरदस्ती के कारण और ये जो अत्याचार था उनका, इसकी वजह से अशोक के अंतिम समय में ही मौर्य साम्राज्य पूरी तरह बट गया और टुकड़ों टुकड़ों में होकर नष्ट हो गया। अब इन सब में महानता कहाँ है? 19वीं शताब्दी में जेम्स प्रिंसप ने अशोक के शिलालेखों को ढूंढा और इसकी जानकारी मतलब विस्तृत जानकारी उन्होंने प्राप्त की। अंग्रेज हिंदू धर्म की महानता और विशालता से हमेशा भयभीत रहे और उसे नीचा दिखाने व उसमें हेर फेर की तमाम कोशिशें करते रहे। अशोक को महान दिखाने की शुरुआत वहीं से हुई। क्योंकि वो बौद्ध धर्म को मानने वाला था, इसलिए उसे श्रेष्ठ साबित किया गया। जबकि सनातन धर्म का ही एक अंग था बौद्ध संप्रदाय, लेकिन अंग्रेज इसे समझ न सके। इसके बाद का सारा खेल नेहरू जी का था। आज़ादी के बाद नेहरू शासन करने के लिए देश में एक कम्युनिस्ट समाजवादी सोच की धारा को स्थापित करना चाहते थे, जिसमें कि हमारे प्राचीन ग्रंथ उनके काम नहीं आए। क्योंकि चाणक्य ने अर्थशास्त्र में स्पष्ट लिखा था कि आंतरिक सुरक्षा, मिलिट्री और कानून के नियम तय होने चाहिए। बस यही सरकार का धर्म है। जनता के बीच में हस्तक्षेप करना या अपनी दखल रखना, ये सरकार का धर्म नहीं होना चाहिए, ऐसा चाणक्य का मानना था। लेकिन नेहरू इस विचारधारा से सहमत नहीं थे। उस समय भारत के कुछ राजनेताओं को अशोक के अभिलेख मिले, जिसमें जो लिखा हुआ था अशोक के बारे में कि अशोक अपनी जनता के दिन प्रतिदिन के कार्यों में, निर्णयों में कैसे हस्तक्षेप करते थे, वह कैसे उनका मन बदलते थे, यह चीज़ें मौजूद थीं। नेहरू की मार्क्सवादी सोच से यह मेल खाता था। अतः उन्होंने इतिहासकारों से कहा कि अशोक को महान घोषित कीजिए, क्योंकि उन्हीं का वर्किंग पैटर्न हम अपना रहे हैं। इस तरह से अशोका द ग्रेट उत्पन्न हुए। यह सारी बातें हिंदुस्तान टाइम्स के 6 अगस्त 2016 के आर्टिकल में मौजूद हैं। इस पर बहुत सा लिटरेचर मौजूद है। अगर आप में से कोई पढ़ना चाहे तो वो हमसे संपर्क करें, हम उसके लिए उपलब्ध कराएंगे। यह सब, अब हम दूसरे विषय पर आते हैं। बात करते हैं चंगेज़ खान की, जिसका नाम आप सब ने अत्याचारी, हत्यारा, क्रूर शासक के नाम से जाना होगा। लेकिन वास्तव में वह चीनियों और मुस्लिमों का कट्टर दुश्मन था। वह अकेला ऐसा राजा था जिसका पूरी दुनिया पर शासन था और कभी कोई लड़ाई उसने हारी नहीं। वह मंगोल था, लेकिन सभी धर्म के लोग उसकी सेना में रहते थे। लगभग सारी दुनिया पर उसका कब्जा था और सारी दुनिया पर कब्जा करने के बाद भी
उसने भारत पर कभी आक्रमण नहीं किया। ये बहुत सोचने वाली बात है। आज तक इसका कारण लोग पता नहीं लगा सके, क्योंकि वो सिर्फ बदला लेने के लिए युद्ध करता था। तुर्कियों ने उसके पिता को मार डाला था और इसलिए उसने तुर्कियों को खोज खोज के सब जगह से उनका सर्वनाश किया। और चीनियों ने मंगोलों पर बहुत अत्याचार किया था, इसलिए उनका नरसंहार किया। वह सिंधु नदी तक तो आया, लेकिन कभी उसने सिंधु को पार नहीं किया। काश वह सिंधु नदी पार कर गया होता और भारत में भी सफाई अभियान चला दिया होता, तो उस समय यहाँ इल्तुतमिश का राज था, उसका शासन था। शायद फिर यहाँ कभी मुगलों का शासन न हुआ होता। खैर, अब चंगेज़ ने गलती कर ही दी, तो हम क्या कर सकते हैं। चंगेज़ को अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए ये 2 पंक्तियाँ ही काफ़ी हैं जो लिखा गया है उसके बारे में, कि चंगेज़ खां किसी प्राकृतिक आपदा जैसा था जिसके सामने इंसान कुछ भी नहीं कर सकता था। 1227 ईस्वी में उसकी मौत हो गई। कैसे हुई ये किसी को पता नहीं चला। उसने एक कोड बनाया था, थासा कोड, जिसमें लिखा गया था कि वह औरतों और भिखारियों की बहुत इज्जत करता था। उसका असली नाम तिमुचिन था। वह जितना भी धन लूटता था वह सब अपनी सेना में बांट देता था। उसे पैसे की लालच नहीं थी। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में लिखा है, ध्यान से सुनिए, ये इत्तेफाक ही रहा कि हिंदुस्तान इस कहर से बच गया, पर आप कल्पना कीजिए कि यूरेशिया के लोगों के लिए यह कैसी प्राकृतिक आपदा रही होगी। मानो जैसे कोई ज्वालामुखी फट गया हो या जैसे भूकंप आया हो, जिसके सामने इंसान कुछ नहीं कर सकता। आगे नेहरू लिखते हैं कि मंगोल खानाबदोश थे, उन्हें शहरी जीवन से नफरत थी। उनकी शानदार जीत के पीछे संख्या नहीं बल्कि अनुशासन और संगठन की काबिलियत थी। ऊपर से चंगेज़ खान जैसा सेनापति होना सबसे बड़ी बात थी। यकीनन वो दुनिया का सबसे महान सेनापति था। सिकंदर और जूलियस सीजर उसके आगे पानी भरते थे। जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं कि सिकंदर और जूलियस सीजर उसके आगे पानी भरते थे। यही पंक्ति सबसे बड़ा कारण है चंगेज़ खां का नाम इतिहास में कभी स्वर्णिम अक्षरों में नहीं लिखा गया। और भारत में तो नेहरू के कोट करने के बाद भी हमारे इतिहास से इसके वीरता के सभी चैप्टर गायब हैं। ऐसा क्यों? इसे कब सही किया जाएगा? और अब अगला महत्वपूर्ण बिंदु है चर्चा का, हल्दी घाटी, अर्थात राणा प्रताप और अकबर का युद्ध। इस पर जितना झूठ हमारे इतिहास में पढ़ाया गया है, शायद ही किसी और विषय पर इतने झूठ गढ़े गए हों। कारण कि उन्हें अकबर को महान बताना था। राजस्थान के पाठ्यक्रम में इस झूठ का पर्दाफाश करके नई पुस्तकें तैयार कर दी गई थी और उनमें से कुछ को पढ़ाया भी जा रहा है, लेकिन देश के अन्य राज्यों में इसे यथा तथा बनाए रखा गया। क्यों? अच्छा, ये बताइए कि महाराणा प्रताप और अकबर का युद्ध कब हुआ था? किस मैदान में ये दोनों आमने सामने खड़े हुए और कितनी देर तक इनमें युद्ध हुआ? नहीं पता। या ये पता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में ये आमने सामने थे, अकबर हाथी पर था और राणा प्रताप चेतक पर सवार थे और दोनों में भीषण युद्ध हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। ये सब झूठ है। अकबर ने कभी राणा प्रताप से युद्ध किया ही नहीं। वह कभी जीवन में उनके सामने खड़ा भी नहीं हो सका। उसने हर बार अपनी सेना भेजी
और उसके सेनापति मान सिंह ने युद्ध किया था हल्दीघाटी में भी। इन दोनों सेनाओं के बीच युद्ध चलता रहा 30 वर्ष तक। अकबर का उद्देश्य था महाराणा प्रताप को बंदी बनाना या मार डालना, जिससे कि वो मेवाड़ पर शासन कर सके। लेकिन हम सभी जानते हैं कि आजीवन अकबर न राणा प्रताप को बंदी बना सका, न मार सका, न मेवाड़ पर एक दिन के लिए भी मुगलों का शासन स्थापित हो सका। फिर अकबर की जीत कैसे हो गई? किस बात के लिए अकबर विजयी हुआ और कब विजयी हुआ? और अगर अकबर विजयी हुआ तो हल्दीघाटी के तुरंत बाद अकबर ने मान सिंह व अपने अन्य सेनानायक को सजा के तौर पर दरबार से 1 वर्ष के लिए निष्कासित क्यों कर दिया? क्या जीतने का यह इनाम था? यह सच है कि युद्ध में चारों तरफ से घिर जाने के बाद महाराणा प्रताप के सैनिकों ने उन्हें वहां से सुरक्षित निकाल लिया और फिर कुछ वर्षों में धीरे धीरे महाराणा प्रताप ने 10,000 घोड़ों की नई सेना तैयार की और मुगलों पर आक्रमण किया। 1585 में देवैर नामक क्षेत्र में भयानक युद्ध हुआ, जिसमें लगभग 36,000 मुसलमानों का वध किया था राणा प्रताप ने, जबकि इनके पास मात्र 15,000 सेना थी। मात्र 15,000 सेना थी, लेकिन 36,000 लोगों को मार गिराया। उसके बाद कई दशकों तक मुगलों ने मेवाड़ की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं की थी। श्री ओमेंद्र रत्नू ने महाराणा नाम से एक पुस्तक लिखी है काफ़ी रिसर्च के बाद, जिसमें ये सारे तथ्य मौजूद हैं। डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा ने भी 2007 में इस पर अपना शोध प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार हल्दीघाटी का युद्ध महाराणा प्रताप ने ही जीता था और इसके लिए उनके पास अनेक साक्ष्य मौजूद हैं और इन सभी साक्ष्यों को प्रस्तुत भी किया गया है। सवाल ये है कि अकबर को महान बताना इतना अनिवार्य क्यों था? वामपंथी इतिहासकारों को मुगलों को इतना तेल लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि सत्ता चाहती थी कि हिंदू कभी अपने राष्ट्र नायकों पर गर्व न कर सकें, उन्हें फॉलो न कर सकें, उनके जैसा बनने का प्रयास न कर सकें। इसलिए प्रताप 1 पेज में और अकबर 4 पेज में समाहित किए गए। इस इतिहास को भी बदलने की ज़रूरत है। जब सच हमारे समक्ष आ चुका है तो उसे पाठ्यक्रम में जोड़े जाने में देरी नहीं होनी चाहिए। बहुत मज़ेदार किस्सा था कि जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज़ों ने कहा कि आपके पास तो कुछ साहित्य ही नहीं है, आप लोगों ने तो कुछ लिखा पढ़ा है नहीं, तो इस तरह तो कैसे होगा? ठीक है, हम आ गए हैं, हम आपका इतिहास लिखेंगे, नए सिरे से लिखेंगे, क्योंकि आप लोग के पास तो कुछ भी डॉक्यूमेंटेड नहीं है। और ये आपके देश की, आपके जो भी लोग यहाँ रह रहे हैं उनकी बहुत बड़ी भूल है कि उन्होंने कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं किया। अगर हमने कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं किया तो नालंदा यूनिवर्सिटी में 4 महीने तक क्या जलता रहा? कौन सी किताबें थी? वो 3 लाख जो डॉक्यूमेंट जले वो क्या थे? हमने तो सब कुछ डॉक्यूमेंट किया था, लेकिन वो सब कुछ नष्ट कर दिया गया। फिर अंग्रेज आए और उन्होंने नए सिरे से भारत का इतिहास लिखा। क्या लिखा और क्या किया, इस पर चर्चा फिर कभी। आज के लिए बस इतना ही। ये इतिहास कब बदला जाएगा, इसका पार्ट 3 शनिवार को प्रस्तुत किया जाएगा। आपके सहयोग व समर्थन से हमारा मनोबल बढ़ता है, इसलिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अन्य मित्रगणों से भी सब्सक्राइब कराएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें व लाइक करें। अपने कमेंट्स हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखा करें। और यदि किसी भी
जो बातें मैंने बताई, अगर उनसे जुड़े हुए किसी भी साहित्य की आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करें। हम इन सब पर आपको ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट की जानकारी उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।